मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत करी है और अपनी इच्छाओं को त्याग कर उन्होंने मेरी इच्छाओं का, मेरी तैयारी का खर्चा निकालने का प्रयास किया। इवन मेरी माताजी ने समय आने पर नरेगा तक में काम किया है। मेरे पापा जी बहुत मेहनती हैं, फसल के दौरान फसल काटते थे। सबसे पहले मैं रेलवे अकाउंट सर्विस में रहा, फिर भारतीय पुलिस सेवा, और अब मैं इस सेवा में पोस्टेड हूँ और वर्तमान में जॉइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर का मेरे पास चार्ज है। सर विकास सर बहुत ही शानदार व्यक्ति के साथ साथ एक बहुत ही शानदार अध्यापक भी हैं और बहुत मोटिवेशन मुझे हमेशा देते रहते हैं वो। तो मेरे भी मन में यही था कि मैं कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा रहूं और जनता के बीच में रहकर ही, लोग के बीच में रहकर ही कुछ ऐसी सेवा करूं जिससे महापंडित राहुल सांकृत्यायन की सरजमी है आजमगढ़ और उनकी एक बड़ी फेमस सी लाइन है कि भागो नहीं दुनिया को बदलो। एक शख्स जो भारत के सबसे गौरवशाली राज्य जिसको कहते हैं, जिसकी धरती वीरों की कहानी से अटी पटी है, राजस्थान उसकी राजधानी है, जयपुर उससे कुछ दूरी पर उनका गांव है, और वहां से निकल के वो अपने एक सफ़र पर चलते हैं और उसको मुकम्मल करने के लिए जी जान लगाते हैं। सुनील कुमार साहब आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में है। भारत ही नहीं, दुनिया के कुछ टफेस्ट एग्ज़ाम की जब लिस्ट बनती है तो उसमें यूपीएससी का नाम आता है और शायद दूसरे या पहले दूसरे नंबर पर है, और उस एग्ज़ाम को एक नहीं, दो नहीं, तीन बार करेक्ट करने वाले सुनील साहब उसी महापंडित राहुल सांकृत्यायन की सरजमी आजमगढ़ में अब पोस्टेड हैं। 2021 बैच के आईएएस हैं और 22वीं रैंक के साथ इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। एसडीएम सदर का चार्ज और ढेर सारा काम होता है, ये फाइलों का बोझ उनके टेबल पर आप देख रहे होंगे। हमारे साथ हैं सुनील साहब। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने, मैं देख रहा था तब से आप पब्लिक डीलिंग में ही थे, आपने टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच आपको। सर सबसे पहले तो थोड़ा सा आपका शुरुआती जो आपकी यात्रा है, आपका शहर, आपका गांव, आपके राज्य से आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सुनील साहब कौन है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले यहाँ पे आने के लिए। और देखिए, जन सुनवाई हमारी प्रथम प्राथमिकता है और मैं उसको बहुत गंभीरता से लेने का प्रयास करता हूँ कि जनता को सुना जाएगा तो इसके दो लाभ होते हैं। तो समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा, इसके अलावा मुझे भी, चूँकि मैं राजस्थान से आता हूँ और आजमगढ़ में यहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो मुझे यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोग के बारे में जानने का मौका भी मिलता है। बेसिकली मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले में एक विराटनगर तहसील है, वहाँ का निवासी हूँ और मेरी बचपन की पढ़ाई मेरे गांव से हुई है। और उसके बाद में मैंने अपनी तैयारी के लिए सीकर ज़िला जो राजस्थान का है वहाँ पे गया। उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली में बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग से, इसके पश्चात जेएनयू से मास्टर्स किया है। और उसके पश्चात मैंने सबसे पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम देके सबसे पहले मैं रेलवे अकाउंट सर्विस में रहा, फिर भारतीय पुलिस सेवा, और अब मैं इस सेवा में पोस्टेड हूँ और वर्तमान में जॉइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर का मेरे पास चार्ज है आजमगढ़ में। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके समय यहाँ के लोग को दिया जाए और जो जन समस्याएँ हैं, जो लोग की प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनका हल बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। सर जब पढ़ाई का दौर था, आप अपने हायर स्टडी के लिए बाहर निकले, तो क्या उस समय जो पढ़ाई का चुनाव या कोर्सेज का चुनाव था, आप तो IITN है, इंजीनियरिंग पढ़ाई की थी, तो कोई एक टर्निंग पॉइंट था जीवन में कि जैसे इस ओर उसका झुकाव पड़ा, या कोई ऐसी इंसिडेंट आपके जीवन में था? देखिए, कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट अचानक से नहीं बोलूँगा। इस तैयारी के पीछे बहुत सारी परिस्थितियाँ रहती हैं। सामाजिक परिस्थिति की बात करें तो हम गांव से रहने की वजह से वहाँ पर हम जन समस्याओं को देखते रहते हैं, किस प्रकार से प्रशासन उसको हल करता है ये भी हम देखते रहते हैं। सही बात। तो मेरे भी मन में यही था कि मैं कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा रहूं और जनता के बीच में रहकर ही, लोग के बीच में रहकर ही कुछ ऐसी सेवा करूं जिससे मतलब त्वरित न्याय लोग को मिल सके। और ये एक ऐसी सेवा है जो आपको जनता से डायरेक्ट जुड़ने का मौका देती है और आपको ये भी अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करती है कि आप चाहें तो मतलब बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निस्तारण आप एक चुटकी में कर सकते हैं, एक बार में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जन सुनवाई नहीं होती है, उनको सुना नहीं जाता है, उनको आप सुन के और उनके मुद्दों का निस्तारण आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी जो मुझे प्रभावित करी। इसके अलावा जो मेरे माता पिता हैं, टीचर्स हैं और मेरे जो दोस्त लोग हैं, उन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी सेवा में जाने के लिए कि आप इस सेवा के में जाइए और जो लोग की समस्या उनका हल करिए।
तो उसी ये सब जो सारे सामाजिक कॉन्टेक्स्ट एक तरह से कहा जाए कि उसके साथ फिर आपने इसकी तैयारी शुरू की, तो इसके सेल्फ स्टडी वाला ही मोड था या शुरुआती दिनों में फिर कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन करनी पड़ी थी? देखिए, जो ये एग्ज़ाम है ये दोनों प्रकार का आपको डेडिकेशन मांगता है। क्योंकि एग्ज़ाम जटिल है, इसको समझने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उसी गाइडेंस के लिए मैंने एक लोकल दिल्ली में यहाँ पे कोचिंग थी, उसको ज्वाइन किया मैंने। और इसके अलावा मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम सिर्फ कोचिंग पूरा नहीं करा सकती। बिल्कुल। केवल कोचिंग के बल पर आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये आवश्यकता होती है कि आप सेल्फ स्टडी कितनी कर सकते हैं, आप अपना टाइम अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, तैयारी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कितना दे सकते हैं, वो एग्ज़ाम के पास करने में बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है। चलिए, ये कोशिश रहनी चाहिए कि कोचिंग अगर आपने करी भी है तो सेल्फ स्टडी को जितना टाइम आप दे सकते हो आपको देना चाहिए। अपनी आंसर राइटिंग है या फिर प्रैक्टिस है, बुक्स को पढ़ने का टाइम है, वही आपकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। कोचिंग सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जो आपको अंतिम स्तर तक पहुंचाने का कार्य करेगा वो आपकी सेल्फ स्टडी। हम लोग सुनील साहब के ऑफिस से बात करते करते ये उनका जो कैंपस आपको दिख रहा है, ये पूरा माहौल, ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, आ चुके हैं। सर, वहाँ पढ़ाई के बारे में बात हो रही थी, तो एक तो ये परीक्षा सारा एक ही बार सुनते हैं कि पास करने में लोगों के छक्के छूट जाते हैं। आपने 3 बार क्रैक किया। पहली बार शायद आपको IRAS मिला था रेलवे में, उसके बाद आप IPS बने, फिर उसके बाद IAS। तो कॉन्स्टेंटली कैसे अपने आप को एकदम परफेक्ट रख पाए 3 बार? देखिए, ये एग्ज़ाम, कोई डाउट इसमें नहीं है कि बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम है और पास करना आसान नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं कि केवल इसकी जो सफलता की दर है वो 0.01% से भी कम सफलता की दर है। और मेरा ये था कि मैंने लक्ष्य निर्धारित किया था कि मुझे शासनिक सेवा में ही जाना है। मैंने एग्ज़ाम दिया, पहले रेलवे में गए, फिर पुलिस सर्विस में हुए। लेकिन ये है ना कि जब एक आदमी डिसाइड कर लेता है और एक प्रण कर लेता है, जबकि निशाना चिड़िया की आंख पे लगना चाहिए। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं थोड़ा ज़िद्दी किस्म का व्यक्ति हूँ कि जो एक बार लक्ष्य निर्धारित करता हूँ तो उसके पीछे लगा रहता हूँ, जब तक पूरा नहीं हो जाता और तब तक उसके पीछे लगा रहता हूँ, उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ। और ये एग्ज़ाम भी इसी जिद का परिणाम है। मैंने हमेशा एक जिद पाली, एक सपना पाला और उसके लिए बहुत मेहनत भी मैंने करी और सब लोग का सहयोग भी रहा। ये सभी का परिणाम है कि मैं आज यहाँ पर। मैं वो दुष्यंत कुमार साहब वाली लाइन की हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी जिद है कि सूरत बदलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। इसीलिए विकास सर के आपके फेवरेट भी हैं, वो मतलब आप उनके सबसे पसंदीदा लोगों में से हैं शायद। नहीं सर, विकास सर बहुत ही शानदार व्यक्ति के साथ साथ एक बहुत ही शानदार अध्यापक भी हैं और बहुत मोटिवेशन मुझे हमेशा देते रहते हैं वो। और अभी सर्विस में भी आने के बाद में उनसे कभी मैं अगर लो फील करता हूँ या कुछ निराश फील करता हूँ तो सर से मैं बात करता भी रहता हूँ। और इसके अलावा उन्होंने मुझे तैयारी के हर स्तर पर, हर लेवल पर, हर जगह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। मुझे मेरा ऑप्शनल बदलना हो, चाहे फिर मुझे छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई हो, तो मैंने हर चीज़ उनको बताई। मेरे आंसर वो पर्सनली चेक करते थे और इसी का परिणाम है कि मतलब उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। 2 छोटे छोटे सवाल, लंच टाइम हो गया। एक तो ये कि फैमिली बैकग्राउंड जो था, आपका फादर आपके टीचर थे साथ प्राइवेट सेक्टर में, और पारिवारिक स्थिति थोड़ी वो जो एक होता ना एक सॉलिड बेस, उस टाइप से नहीं था, एक संघर्ष भरा दौर था। तो कितना मुश्किलात वो दौर था कि मतलब उसमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ दिनों के लिए आपकी माताजी को भी काम करना पड़ा था, बाद में वो खैर गृहिणी हो गई। कितना वो दौर कैसा था, कैसे याद करते हैं? देखिए, एग्ज़ाम आपकी मेहनत के साथ साथ बहुत धन की भी मांग करती है। तैयारी के दौरान बहुत खर्चा होता है, स्वाभाविक है। और मैं बहुत ही सामान्य से परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत करी है और अपनी इच्छाओं को त्याग कर उन्होंने मेरी इच्छाओं का, मेरी तैयारी का खर्चा निकालने का प्रयास किया। इवन मेरी माताजी ने समय आने पर नरेगा तक में काम किया है और जो छोटे मोटे काम है उन्होंने किया। मेरे पापा जी बहुत मेहनती हैं, फसल के दौरान फसल काटते थे और स्कूल के दौरान स्कूल भी जाते थे। तो उन सब ने मुझे एक ही बात बताई कि आप अच्छे से तैयारी करो, जो चीज़ होगी हम लोग संभाल लेंगे। तो उनका ये विश्वास, उनका जो समर्पण है, उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं मेहनत करूं और उनके सपनों को पूरा करूं। और मुझे उनका हमेशा सहयोग मिला। मेरे परिवार मेरे लिए नींव की तरह है, मेरा फाउंडेशन है और आज मैं अपने परिवार को मेरा फाउंडेशन मानता हूं। तो मेरा ये मानना है कि
जो परिवार होता है हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और माता पिता खासकर आपके होते हैं। कितने भाई बहन आप लोग? देखिए हम 4 भाई और 1 बहन है। आप और किस नंबर? मैं, मेरी बड़ी बहन है, उसके बाद में मैं आता हूँ। और इससे ये मतलब साबित, इससे मतलब ये भी एक प्रदर्शित होता है कि मेरे माता पिता के मतलब इतने जिम्मेदारियां होने के बावजूद मेरे और मैं भाई वही पूछने और की इतना बात है चीजें कि चलना मतलब फिर बहुत मुश्किल होती है। आपके पीछे इतना फोकस्ड होना एकदम, नहीं, ये नहीं, कितनी बड़ी बात है। फोकस उन्होंने सभी पे किया है, मेरे पे किया है। जब मेरा सिलेक्शन, मेरा छोटा भाई है वो डॉक्टर है और मेरी सिस्टर है वो आज लेक्चरर है, तो उन्होंने सभी पे फोकस किया हम लोगों पे। और धीरे धीरे मतलब चीज़ें करी। उन्होंने बहुत त्याग किए हैं, बहुत अपनी छोटी छोटी कमाई को जोड़ते हुए, मेहनत करते हुए, हर किसी काम से संकोच नहीं किया। दिन हो रात हो, हमेशा उन्होंने बहुत ही मेहनत से चीज़ें मतलब सारी करी हैं। और ये मान लीजिए छोटे से छोटा काम उन्होंने कभी मतलब हमारे लिए किया है। तो ये बात दर्शाता है कि बहुत डेडिकेशन से मतलब हमेशा रहे हैं। उनके हमेशा मेरे पे आशीर्वाद रहा है, बहुत सपोर्ट उन्होंने किया हर स्तर पर मुझे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ी सी आपकी व्यक्तिगत जो लाइफ है, आपकी 2 साल हुआ शायद हाउस अरेस्ट हुए आपको। मैडम भी सिविल सर्विस में है और आपकी शादी भी कुछ राष्ट्रीय खबर बन गई थी। मैं ऐसे दिन आपका नाम सर्च कर रहा था तो शायद BBC पर आपकी शादी का कोई खबर चल रहा था। मैडम, और थोड़ा सा अपनी शादी के बारे में, मैडम क्या है, कहाँ पर है? देखिए मेरी जो धर्मपत्नी जी हैं वो 17 बैच की अभी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वो हरियाणा से संबंध रखती हैं और अभी दिल्ली में उनकी पोस्टिंग है। और शादी के दौरान जो घटनाक्रम हुए थे वो उस परिस्थिति का मतलब उस दौरान रहा है, वो अब निक्षेपित हो चुका है, माहौल बदल चुका है। बहुत अच्छा लोग का सपोर्ट है, बहुत लोग मैम कहाँ पोस्टेड बता रहे हैं? दिल्ली में पोस्टेड अभी। अच्छा, तो वो 2017 की 17 बैच के हैं। तो आप लोग वैसे पढ़ाई के दौरान ही मुलाकात हुई थी? हाँ, वो दिल्ली के दौरान और फैमिली के सहयोग से भी हम लोग मिले हैं और दोनों ही मतलब देखते हुए। और हमारा इस आखिरी बात, आप यूट्यूब पर एक तरह से या कहिए कि सोशल मीडिया के पोस्टर बॉय हैं। मतलब आपका नाम अगर गूगल कर दिया जाए, यूट्यूब में डाल दिया जाए तो इतने हजार वीडियो आते हैं और कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसकी रीच हजारों में नहीं, कुछ कुछ तो M में है। मैं देख रहा था वो सुनील कुमार साहब इस छोटे से मेरे मंच के माध्यम से इस आने वाली पीढ़ी के लिए अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? कि कैसे तैयारी करो या कोई सब्जेक्ट चुनना, मतलब एक नट सेल में एक कैप्सूल देना हो सुनील साहब को इस नई पीढ़ी को, तो क्या देंगे? देखिए मेरा एक ही मंत्र रहा है हमेशा, और मैंने जिस मंत्र को हमेशा फॉलो किया वो यही है कि आप अगर कोई सपना देखते हैं तो आपका बैकग्राउंड, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी बाकी परिस्थितियां मैटर नहीं करती। अगर आप समर्पित हैं, आप अगर मेहनत करते हैं और आप लगातार उस सपने को रोज़ाना जिंदा रखने के लिए प्रयास करते हैं, मतलब ये मान लीजिए उसके पीछे लग जाते हैं पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, पूरे मन से लग जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको कभी ना कभी वो लक्ष्य आपको ज़रूर प्राप्त होगा। मैं आप सभी को यही मेरी तरफ से कहना चाहता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ छोटे से बैकग्राउंड से आते हुए, छोटे से गांव से आते हुए, तो कोई भी कर सकता है। परिस्थितियाँ APJ अब्दुल कलाम साहब की भी रही हैं, बहुत ही छोटे से परिवार से आके इतने बड़े साइंटिस्ट बने, हमारे देश के राष्ट्रपति बने। और इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। बहुत सारे आप मेरे अलावा भी यूट्यूब पे देखते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी बैकग्राउंड, जैसे आपने अभी एक मूवी भी देखी होगी 12th फेल देखा, उनके बैकग्राउंड को आपने जाना हो। तो बहुत लोग हैं मेरे जैसे जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। अगर आप में डेडिकेशन है और अगर आप मेहनत जानते हैं, मेहनत सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो एक लाइन शायद आपने कभी कही भी थी कि अपनी उंगली देखना कि उसमें दाग पड़ जाए तो बिल्कुल। जान लेना कि क्या बोला था आपने? देखिए मेरा यही मानना है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो लोग थक जाते हैं कि मेरे से आंसर राइटिंग नहीं होती और मैं कैसे आंसर राइटिंग करूं। तो मैंने ये सोचा कि अगर वहाँ पे 6 घंटा आंसर राइटिंग आपको करनी होती है UPSC में, तो मैंने रोज़ाना बैठ के 9-9 घंटे 10-10 घंटे बैठ के प्रैक्टिस की आंसर राइटिंग। जब सुबह बैठते थे और शाम को जब मतलब उठते थे वहाँ से टेबल से, तो अंगुली में निशान पड़ जाता था उस पेन का, कि तब मतलब लगता था कि हाँ मतलब ये पूरा हो रहा है। तो ये समर्पण आपको जारी रखना पड़ता है, तभी UPSC घुटने टेके। बिल्कुल, UPSC ऐसी एग्जाम में आपका पूरा सब चीज मांग करती है, 100% आप समर्पित रहोगे तभी एग्जाम निकल सकता है। सुनील साहब, वैसे मैंने तमाम इंटरव्यू किया है, लोगों से मिला है, लेकिन
आप वाकई आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात धन्यवाद, करके आपका अच्छा बहुत लगा। बहुत धन्यवाद। आपको सुनते रहा था। ये आजमगढ़ का सौभाग्य भी है कि आपके जैसा एक मेहनती आदमी और आप इस धरती पर, और यहाँ से आपको भी ढेर सारी ख्याति मिले, ये हमारी बस शुभकामनाएं मेरी भी यही हैं। शुभकामना है और आजमगढ़ वासियों से अपील है कि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से अप्रोच करिए। नहीं, और बात आजमगढ़ कर की सकते हैं। धरती बड़ा फर्टाइल है, यहाँ से जो निकला है वो उसका बड़ा नाम बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मुझे भी गौरव फील होता है यहाँ पे आके, बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगता है कि लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव भी हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे लोगों से मिलजुल के चीज़ों का समाधान। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।